प्यारे दोस्तों, इस बात से तो आप सभी बखूबी वाकिफ हैं कि तारिकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े के बाद पाकिस्तान में इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। लेकिन एक ताज़ा तरीन तहकीक से ये बात सामने आई है कि जो कश्ती डूबी है, इस कश्ती को कुदरती तौर पर नहीं बल्कि मसनूई तौर पर जानबूझकर यूनानियों की जानिब से डबोया गया है। और इस बात का इदराक किसी और शख्स की जानिब से नहीं बल्कि उन लोगों की जानिब से हुआ है, उन पाकिस्तानियों की जानिब से हुआ है जो कि इस हादसे में बच गए हैं। ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ 5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਡੁੱਬਣਾ? ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। इस कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानियों की मौत का खदशा है और कुछ लोगों के मुताबिक हलाकतों की तादाद अभी तक जो कि वेरीफाइड है वो 78 यानी 78 हो चुकी है। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये तादाद 100 तक जा सकती है। और इंटरनेशनल मीडिया और यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अभी तक कम अज़ कम 500 मुतासरीन लापता हैं। इस कश्ती पर सवार बचाए गए 104 तारिकीन वतन में से 12 पाकिस्तानी शहरी हैं और इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो अभी तक लापता हैं और शायद ये लोग बच भी ना सके। मेरे दोस्तों, अब जो लोग बच गए हैं उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात का इजहार किया है जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उनके बकौल जब ये कश्ती इस समंदर के अंदर जा रही थी तो इस कश्ती पर बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए जो कि डंकी के मामलात के अंदर बिल्कुल नए थे। जाहिर है कि जो शख्स डंकी लगाता है उनमें से अगर 10 लोग हैं तो 2 या 3 ये जानते हैं कि डंकी का प्रोसेस क्या है, क्योंकि 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जो पहले भी डंकियां लगा चुके होते हैं। तो उन्हीं में से एक शख्स ने बताया कि जब वो इस कश्ती में सवार हुए तो उन्हें तभी अंदाजा हो गया था कि ये कश्ती मछलियां पकड़ने वाली छोटी कश्ती है और इसके अंदर इतनी बड़ी तादाद में यानी तकरीबन 750 के करीब लोग जो हैं उनको लादा जा रहा है। इतने लोगों के लिए कश्ती नहीं है, लेकिन फिर भी जाहिर है कि जब एजेंट ने कहा कि इस पर सवार हो तो इन लोगों को होना पड़ा। जब वो सारे लोग इस कश्ती पर सवार हो गए तो थोड़ी ही देर बाद उनको अंदाजा हुआ कि ये कश्ती जब बिल्कुल समंदर के ऐन वस्त में पहुंची तो इस कश्ती का इंजन खराब हो गया। इसके खराब होने की वजह ये थी कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा वजन था और कश्ती थी भी बहुत पुरानी। अब जब ये कश्ती इस कंडीशन में आई तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए। उनका ये कहना था कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि इस परेशानी के आलम में हवास बाख्ता हो गए और चीखने चिल्लाने लगे, जिन्हें कश्ती इंतजामिया ने खामोश करवाया। फिर उसके बाद इस कश्ती को इसी जगह पर तकरीबन 48 घंटे तक रोका गया ताकि इसके इंजन को ठीक किया जा सके। वो इतना ही ठीक तो हो गया था कि मजीद सफ़र तय कर सके, लेकिन इतना ठीक नहीं हुआ था कि वो कामयाबी के साथ साहिल पर पहुंच सके। फिर दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि जब यहाँ से करीब से गुजरने वाली कुछ कोस्ट गार्ड की कश्तियों के अंदर बहरूपीय किस्म के जो जहाज़ जा रहे थे, छोटी छोटी कश्तियाँ जा रही थीं जो कि इन्हीं एजेंट्स की थीं, उन्होंने इन लोगों की जानिब पानी फेंका। अब वो पानी जब इनकी जानिब फेंका गया तो इस साफ पानी एक लंबी अरसे के बाद, एक लंबी ब्रेक के बाद इन तक पहुंचा था। लिहाजा इस पानी पर ये आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो गए और कश्ती का तवाज़ुन मजीद बिगड़ा, जिसकी वजह से इंजन को मजीद प्रॉब्लम पहुंचा। अब जब ये जहाज़ जो है, जो कश्ती थी, ये थोड़ी आगे बढ़ी तो थोड़ी देर के बाद यानी कि तकरीबन 3 से 4 घंटे सफ़र करने के बाद ये कश्ती दोबारा बंद हो गई और इन लोगों के वज़न की वजह से कश्ती डूबना शुरू हो गई। अब ये भी कहा जा रहा है बचने वाले पाकिस्तानियों की जानिब से कि जब ये सारा मामला हो रहा था तो वहाँ करीब ही हमें उन लोगों की गाड़ियाँ भी दिखाई दे रही थीं जो लोग हमें बचाने के लिए आए, यानी कि कोस्ट गार्ड की कश्तियाँ, और कुछ ऐसे जहाज भी इन्हें दिखाई दिए यानी हेलीकॉप्टर माजरत के साथ, जो कि इनके बिल्कुल ऊपर परवाज कर रहे थे और शायद इन्हें बचाने ही आए थे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर भी इनको नहीं बचा रहे थे। ये सारी सिचुएशन इतनी अजीबोगरीब थी जिसे देखकर वो लोग जो कि डूब रहे थे उन्हें मजीद अंदाजा हुआ कि अब की बार शायद हम नहीं बच पाएंगे। फिर यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तानियों को चुन चुन कर इस जहाज के निचले हिस्से में यानी इस कश्ती के निचले हिस्से के अंदर जो है वो ठूंसा गया था। आपको ये बताता चलूँ यहाँ पर कि जो कश्तियाँ होती हैं जो कि बड़े बड़े समंदरों के अंदर जाती हैं और काफ़ी दिन समंदरों के अंदर रहती हैं, उनके हमेशा 2 से 3 पोर्शंस होते हैं। उसमें से एक पोर्शन ऐसा होता है जो इस सूरत हाल के लिए बनाया जाता है कि अगर सोना पड़े तो आप उस जगह पर सो सकें और समुद्री हवा आप लोगों के जिस्म को नुकसान ना पहुँचाए। और सबसे निचले पोर्शन के अंदर अगर आप कोई मछलियाँ या कोई और चीज़ पकड़ते हैं तो उसे डाला जाता है, रखा जाता है और फिर साहिल पर लाकर उसे उतारा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला था जो कि इन लोगों के साथ पेश आया।
لیکن پاکستانیوں کو جب نیچے ٹھونسا گیا تو ظاہر ہے کہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ ان کے ایجنٹس نے سب سے پہلے اور سب سے کم پیسے دیے ہوں گے. لہٰذا جب ان تمام لوگوں کی پوچھ تاچھ کی گئی تو پتہ چلا کہ پاکستانی ایجنٹس سب سے کم پیسے دیتے ہیں انٹرنیشنل ڈنکرز کو جو کہ ڈنکیاں لگواتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نہ تو انہیں بچایا گیا اور نہ ہی ان لوگوں کی جان کی پرواہ کی گئی. FIA نے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ صوبہ پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور نوجوانوں کو باہر بھجوانے کے عوض ان نوجوانوں سے 24 لاکھ روپے وصول کیے گئے ہیں. یہ تارکین وطن لیبیا کے علاقے بن غازی سے 14 جون کو غیر قانونی طریقے سے سفری دستاویزات کے بغیر بذریعہ کشتی اٹلی کی جانب روانہ ہوئے. یہ کشتی بحیرہ روم کے گہرے سمندری علاقے میں ڈوب گئی. تقریباً 24 کے قریب لوگ تھے جنہیں بچایا گیا ہے. ان میں سے 12 پاکستانی تھے اور بقیہ دیگر ممالک کے لوگ تھے. اب دوستو یہاں پر ایک اور بات بڑی عجیب و غریب ہے, وہ یہ کہ ان لوگوں کو بچانے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یونائیٹڈ کوسٹ گارڈز جو ہیں انہوں نے انہیں بچایا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جب جہاز سے نیچے اترے یعنی جب کشتی ڈوبی تو یہ لوگ تیرتے ہوئے ساحل کی جانب بڑھے اور یہ اللہ کا کرم تھا, ان کی ظاہر جان بچنی ہوگی کہ یہ لوگ بغیر کمپس کے بغیر کسی جو ہے وہ جائزے کے یہ لوگ بالکل اس سیدھ میں تیرتے رہے جس سیدھ میں ساحل موجود تھا. اگر یہ دائیں بائیں ہو جاتے تو یقینی طور پہ یہ بھی سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ملتے. دوستو اس کے علاوہ ایک اور بات بڑی عجیب و غریب سامنے آئی ہے کہ اب تک پاکستان میں انسانی سمگلرز کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی. تو اس حوالے سے اب یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی ڈنکرز یہاں سے ڈنکیاں لگواتے ہیں ان ڈنکرز کی ایک بہت بڑی تعداد بڑی ہائیلی کنیکٹڈ ہوتی ہے پولیٹیکل اور بیوروکریٹک سرکلز کے اندر, اور یہ اچھی خاصی بھاری رقم جو ہے وہ بٹورتے ہیں اور پھیلاتے ہیں. پھر بعد میں تمام لوگوں کو ان کا حصہ دیا جاتا ہے جو لوگ ان پر کریک ڈاؤن کرنے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نہ تو پولیس انہیں پکڑتی ہے اور نہ ہی کوئی اور. آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے سے جا کے بات کر لیں تو اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ ڈنکر کہاں پر موجود ہے اور ڈنکی کیسے لگائی جاتی ہے. تو اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے پیمانے پر کام کرنے والے لوگوں کو آخر کیوں نہیں پتا, جن کا کام ہی سرکار کی جانب سے یہ رکھا گیا ہے کہ انہوں نے اس طرح کے ڈنکرز کو پکڑنا ہے. دوستو ان کے خلاف بہت سارے مقدمات درج کیے گئے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس پر کوئی قابل ذکر کام ہوگا. سمندر میں ڈوبنے سے قبل پناہ گزینوں کی جو کشتی ہے یہ 7 گھنٹے تک ایک ہی جگہ کھڑی رہی ہے اور کوسٹ گارڈ کی جانب سے بھی اس حوالے سے مختلف باتیں بتائی گئی ہیں. اور باقاعدہ طور پر جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے BBC کی رپورٹ کے مطابق اس نے یونان کے سرکاری دعووں کو مشکوک کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کشتی کو نیویگیشن میں کوئی مسئلہ درپیش تھا, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تارکین وطن کو لے جانے والے ماہی گیر اس کشتی میں نہ تو ٹریکر رکھتے ہیں نہ کوئی اور چیز, بلکہ انہیں خود اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے. لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر اس کشتی کو روکا گیا اور اس کے بعد اس کشتی کو ڈبویا گیا. حقیقت کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا.